topic. The name of that topic is electrostatic. This is the first unit of your class 12th chapter. Okay, in this chapter there is a two chapter given. In this unit, this is the electrostatic unit, and this chapter, the two chapters and this unit, those two chapters included, that is electric charge and field, and second one is electric capacitor and capacitance, that we will discuss and study later. Okay, later videos. So, from where does the concept of electrostatic comes from, and in which part of book in physics we study the electrostatic? So that is electromagnetism. Electromagnetism is the next unit that we will discuss in later videos. Okay, so electromagnetism comes, electromagnetism divided into two parts, that is electrostatic and electrodynamics. Okay, so what is electrostatic? Electrostatic is charge at rest, means charge अगर रुका हुआ है जहाँ पे चार्ज थोड़ी देर में उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस चार्ज एट रेस्ट. और जब चार्ज एट मोशन होता है, चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर in further classes, means in further lecture, in further video. Okay, so electromagnetism. So now we have to discuss on the topic electrostatic. In our mind, from where does this, what is charge and where does it come from? मीन्स ये चार्ज जो आया कहाँ से, कैसे लोगों को पता चला कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है. सो आपके स्टडी बुक्स में और डिफरेंट बुक्स में ऐसे डिस्कस किया गया है कि ग्रीक्स में चार्ज को जो है ग्रीक में खोजा गया था. कब? इन 600 BC बाय थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा. थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है चार्ज को ग्रीक में 600 BC में खोजा, जहां पे जो है चार्ज जब से किसी सिंक के कपड़े को जब हम ग्लास रॉड पे जब हम जो है रब करते हैं तो क्या होता है, वो ग्लास रॉड जो है क्या हो जाता है, चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते थे, चार्ज हो जाते थे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ रिएक्शन होता था. सो वहां से जो है मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगते थे. किसी ऑब्जेक्ट से जब दूसरे का ऑब्जेक्ट से पाया जाता था तो वो क्या करते, अट्रैक्ट या रिपेल किया करते थे. सो तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से जो हमें पता चल पाया, ग्रीक के मैथोलॉजी और ग्रीक में 600 BC में हमें से ही पता चल गया था कि चार्ज नाम की कोई वस्तु होती है जो वस्तुओं चीजों को अट्रैक्ट करती है. तो चार्ज के बारे में हम क्या बता सकते हैं? चार्ज इज, इसका आंसर इसलिए कहते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक मींस इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर, इंटरनल. ठीक है. सो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बहुत डिस्कस किया गया साइंटिस्टों द्वारा. उसके बाद से मुझे पता चला कि चार्ज क्या है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि मैटर, अब तो मैटर है तो मास होता है, आपको पता होना चाहिए, मैटर है तो मास होता है. सो डिस्कस करते हैं इसके बाद में, पहले जानते हैं चार्ज के बारे में. तो चार्ज का सिंबल आपको पता है क्या होता है, सिंबल चार्ज का हम क्यू दिखाते हैं, कैपिटल क्यू, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम. कूलॉम उसको सी से डिनोट करते हैं. ठीक है. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी. ओके. इसके बाद से जो हमें डिस्कस करना है चार्ज के बारे में, चार्ज और अच्छे से हम लोग जानते हैं कि चार्ज, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, सब में जो है बहुत अहम रोल है इस चार्ज का. ठीक है. तो सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल जो होता है चार्ज का होता है क्यू, एसआई यूनिट होता है कूलम, और इसकी और ये जो चार्ज होता है कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स.
आपको पता है पहले से चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपको सबको पता है। हम जो है जानते हैं कि चार्ज की कुछ खासियत होती है। क्या कुछ हुई है इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की खासियत होती है कि लाइक चार्जेस repels, unlike charges attracts। यानी कि अगर जो है दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लाएंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज को पास पास लाएंगे दोनों तो रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है चार्ज की क्या होती है, खासियत होती है इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, यानी हर चार्ज की खासियत होती है। ठीक है, इसके बाद से जो हमें चीजें डिस्कस करनी है वो कुछ इस प्रकार रिलेशन है। तो चार्ज अंदर है मास। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि चार्ज है, अगर कहीं पे अगर कोई वस्तु कहीं पे अगर मास है तो वहां पे चार्ज है, और चार्ज है तो मास है। बट ये जो है कुछ चीजों में अंतर होता है इनमें। क्या होता है, चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपने जो है आगे चल के जानेंगे और आगे क्लासेस में जानेंगे और जान भी चुके होंगे, पहले से तो जानते होंगे एज ए जनरल नॉलेज कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास वो बढ़ जाता है विद स्पीड। अगर वो ऑब्जेक्ट है स्पीड के साथ साथ क्या होता है, उसकी मास बढ़ने लगती है। कैसे, तो लेकिन चार्ज जो है अगर कितना भी स्पीड में हो उसका मास नहीं बढ़ता, यानी कि चार्ज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये स्पीड के ऊपर डिपेंड, उसके हिसाब से इसका चार्ज का कोई मास में अंतर नहीं आता है। यानी कि मास जो है डिपेंड ऑन स्पीड। मास जो है डिपेंड करता है स्पीड ऊपर। इसका एक एक्सप्रेशन भी होता है जिससे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन जिससे हम दिखा सकते हैं कि जो है चार्ज जो है मतलब मास जो है वो डिपेंड होता है स्पीड के। ठीक है, तो ये लेटर हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये है क्या आपका फिजिक्स में दिखाने का, ये होता है आपका मास एट मोशन, ये होता है मास एम नॉट मास जो है मास एट रेस्ट, और ये आपका जो है वेलोसिटी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। राइट, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो है ये एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपसे जो ये पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि जो है चार्ज और मास में क्या अंतर होता है, आप जो है इस तरह से दिखा सकते हैं। राइट, अगला जो टॉपिक है डिस्कस, सबसे पहले जानना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फर्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है वो ये होता है कि आप सब लोग पहले से जानते होंगे चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred। मतलब कि चार्ज क्या है, वो जो है
ना ही कभी उसको बनाया सकता है, ना ही कभी जो है उसको खत्म कर सकता है। चार्ज को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एग्जाम्पल रूप में अगर देख लिया जाए कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है और ये हम इसको हम किसी दूसरे बॉडी से टच कराते हैं, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, इससे हम टच कराते हैं तो क्या होगा, इसका जब हम टच करेंगे तो क्या होगा, ये है चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चार्ज है, इंसुलेटेड है, इसको हम जब टच कराएंगे आपस में तो होगा क्या, और टच करके जब सेपरेट करेंगे तो इसके जो चार्जेस क्या होंगे, कुछ कम हो जाएंगे और इस पे आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस चढ़ेंगे, ठीक है। सो सेपरेशन के बाद ऑन सेपरेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऑन सेपरेशन चार्ज क्या हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो चार्ज, इससे पता चलता है कि चार्ज जो है ना ही क्रिएट कर सकता है, ना ही डिस्टॉर्ट कर सकता है, चार्ज जो है कैन ओनली बी ट्रांसफर, चार्ज को जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, राइट। सेकेंड थिंग जो हमें समझना है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा, टोटल चार्जिंग आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। इसको दिखाने के लिए मान लीजिए कि हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे जो है +2 कूलम और +1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है। इसको हमने क्या किया, इसको शेक कर दिया, खूब ज्यादा शेक किया, तो इसके बाद कुछ इस तरह से जो चार्जेस हो गए, चार्जेस कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि 2 कूलम, ये है आपका +2 कूलम, ये है आपका +2 कूलम, ठीक है। और हमें पता करना है कि इस पे कितना चार्ज है, हमें पता करना है इस पे कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, Q1 + Q2 + Q3 Q1 डैश चेक करने के बाद प्लस Q2 डैश + Q3 डैश, इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज को मान लीजिए Q मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 + 1 - 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q1 है 2 + 2 +3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ये 4 - 2 और यहाँ पे आपका 4 + Q, ठीक है। इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे, जब हम 4 को इस तरफ ला लेंगे तो ये 4 क्या जाएगा, 4 Q बराबर आपका हो जाएगा 4 - 4 - 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो इस पे जो है चार्ज आपका हो जाएगा -2 कूलम का चार्ज रहेगा, राइट, -2 कूलम का चार्ज जो है इस बॉडी पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी +3 + 1 + 4 चार्ज और -2C मिलके क्या हो रहा है, 4 और मिलके जो है 2 ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हो रहा है वो आपका +2 हो रहा है। इस पे जो है क्या हो रहा है, ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज जो टोटल आ रहा है +2 और +2 4 और -2 मिलके फिर +2 कर देंगे, तो टोटल ओवरऑल जो चार्ज का जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, राइट गाइस। नेक्स्ट चीज है हमारा, जो थर्ड चीज है वो है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों हमें जो है सबसे पहले जो चीजें जाननी स्टूडेंट्स वो है कि क्वांटाइजेशन होता है कैसे, मतलब कैन एक नया टर्मिनोलॉजी है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन मीन्स होता है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। फिक्स्ड अमाउंट कैसे, जैसे कि ये मार्कर है, अगर आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा, एक कर दो तो दो कर दो तो दो मिलेगा, तीन कर दो तो तीन मिलेगा, चार कर दो तो चार, 5 6 7 8 ऐसे ही मिलेगा। कभी आपको आधा मार्कर मिला है इसका, कभी आपको 1.5 मार्कर मिलता है, 2.5 मार्कर मिलता है, 3.5 मार्कर मिलता है, नहीं मिलता है। सो क्वांटाइजेशन भी वही चीज है। क्वांटाइजेशन मीन्स ये शो करता है कि क्वांटाइजेशन मीन्स हमेशा जो फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में हो तो सेम चीज जो है हमारे चार्ज के साथ लागू होता है। यहाँ पे चार्ज के साथ भी जो है हमारे पास आएगा। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है। सबसे पहला कहता है कि चार्ज इज charge on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है is charge on any object is available in क्वांटिटी में जो है हमेशा अवेलेबल होता है, फिक्स क्वांटिटी। यानी कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल चार्ज जो पाया गया, फंडामेंटल चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो बेसिक फंडामेंटल चार्ज जो इंडिपेंडेंटली जो पाया गया किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो किसके बराबर पाया गया, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली मीन्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली वो पाया गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर जो फिक्स चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के जो फिक्स चार्ज होता है हमेशा जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, फिक्स क्वांटिटी में होता है, और वो जो है किसके होता है, और जो फिक्स फंडामेंटल चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट चार्ज जो पाया गया वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी जैसे स्मॉल चार्ज होते हैं बट वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं होते, वो हमेशा जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे कि क्वार्ट्ज वगैरह जो है ये कभी भी इंडिपेंडेंटली घूमते हुए नहीं दिखेगा, आपको इसको उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वांटाइजेशन चार्ज। सेकंड जो क्वांटाइजेशन चार्ज आपका कहता है चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि Q जो होता है इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, और M क्या है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। राइट दोस्तों, तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का
जो है उदाहरण, मतलब प्रॉपर्टीज। तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन दिस क्वांटिटी, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। अब देखो दोस्तों, इसके ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं जो एक दो नंबर पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। और जो है क्वेश्चंस आपके साथ जो पूछे जा सकते हैं, चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ प्लस 8 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो दोस्तों एक चीज हमें और जानना जरूरी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स यानी जो चार्ज, जो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा कंडीशन चार्ज में कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, यानी कि जो है चार्ज जो है हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब चार्ज जो हमेशा जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब एक चार्ज हमेशा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमेशा जो है जैसे कि हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन इस फिक्स अमाउंट में होता है, तो चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का चार्ज। यानी कि चार्ज हमेशा जो है इंटीजर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, इंटीजर्स का मल्टीपल्स होगा, ठीक है। So can a charge of plus 8 into 10 to minus 18 coulomb is possible? So इसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूला हमें पता है Q इक्वल n V, n बराबर आपका क्या जाएगा, Q बराबर E, n बराबर Q अपॉन E। तो चार्ज कितना है 8 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसके बाद से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 अपॉन 1.6 into 10 कूलम हो जाएगा, इससे कैलकुलेट जाएगा तो आपका आएगा टोटल 50, नीचे का 5 ये आएगा आपका 50, यानी कि n का 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन्स है 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है देखिए इंटीजर के मल्टीपल है, ये इंटीजर होता है 50, तो दैट इज व्हाई ये चार्ज पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये पॉइंट में आता या फ्रैक्शन में आंसर आता तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों, राइट स्टूडेंट्स, ये जो है पॉसिबल है। सो आगे बढ़ते हैं, वे टू चार्ज, वे टू चार्ज, कितने तरीके होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो हम सबसे पहला चीज आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखते हैं इसमें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास ये ग्लास रॉड है, इसमें प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्जिंग बाय कंडक्शन अगर करना है तो इस पर टच कराना होता है, ठीक है। तो जब ये टच होगा तो उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे ये प्लस चार्ज है, इसके टच होने से इस ऑब्जेक्ट के इस साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जाएंगे और ऑब्जेक्ट के इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का तरीका, ठीक है। सेकंड जो होता है तरीका चार्जिंग बाय कंडक्शन का, आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के
कैसे जो है हम जो किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट, मतलब बिना किसी कांटेक्ट किए करवाए किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमने मान लीजिए एक रॉड लिया, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस रॉड को हम नजदीक ना ले जाते हैं, और ये इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, इस पे टच ना करके क्या करते हैं, थोड़ा पास ले जाते हैं, थोड़ा करीब लाएंगे, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के प्रभाव से दूर से ही जो ऑब्जेक्ट है, दूर से ही ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा विदाउट टच। विदाउट टचिंग जो है ये क्या हो गया, बाय इंडक्शन, इस प्रभाव से, एक चीज के प्रभाव से दूसरा चीज चार्ज हो गया, मतलब प्रभावित हो गया, एक के प्रभाव से दूसरे से। कि कोई अपने रियल लाइफ में होते हैं या आप अपने बड़े लोगों से प्रभावित होते हैं, आपको आपके मम्मी पापा के गुण आपके अंदर आते हैं, जस्ट लाइक दैट, उसी साथ में जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, तो उसमें जो है डायरेक्ट टच की जरूरत होती है, इसमें क्या है, जस्ट लाइक दैट, उसी में जो है आप है उनको देख के बड़े होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी क्या होता है, दूर से जो है वो चीज अगर आपके पास एग्जिस्ट करती है, आसपास में रहती है, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और इनके आसपास है, आपके किसी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट के आसपास आ जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी जो है नेगेटिव एक तरफ और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट भी विदाउट टचिंग, यानी चार्जेस बाय इंडक्शन। तो इस तरह के चार्जिंग को जो दूर से ही प्रभावित कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कहेंगे, जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर से ही किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देता है, उस तरह के मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, दो तरह के मेथड पढ़े हमने, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड होता है, थर्ड मेथड जो आपको यहाँ पे मिलेगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये प्लस, तो इसमें जो है दो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट हैं, ये भी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो चार्ज फ्रिक्शन को हम के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। आप अपने हाथ को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी काइनेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, किसके थर्मल एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, तो मास का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। आफ्टर रबिंग, अगर हम रब करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के चार्ज इसमें डेवलप हो रहे हैं। नेगेटिव इधर, इसमें पॉजिटिव, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड थे, बट इनको आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, कैसे, फ्रिक्शन करके, रगड़ दिया। रगड़ के जब चार्ज होते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो तीन तरह के ये बेसिक तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीन मेथड्स हमने पढ़े किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, राइट। तो ये जो है आपसे शॉर्ट नोट्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर चार्जिंग। हमारा जो है चार्ज के बारे में जो जानकारी हमें लेनी थी, चार्ज की वजह से क्या होता है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने जाना कि जो है व्हाट इज, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर चार्ज का रोल क्या होता है, चार्ज क्या है, कैसे बिहेव करता है ये चार्ज, ठीक है, लाइक चार्ज लाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट इच अदर करते हैं। फिर हमने जो है जाना कि जो है चार्ज को जो है कैसे जो है कंजर्व किया सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर हमने जो है जाना
कि जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ठीक है। फिर हमने जाना कि जो है कितने तरीके के मेथड्स होते हैं चार्ज करने के। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, और आपका एक टॉपिक जो इस बार रह गया है कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम अगली बार अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाह रहा था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का पैक जो है पैनल होता है, ठीक है। इसमें जो है एक लंबी मेटल की रॉड होती है और यहाँ पे जो है छोटे छोटे गोल्ड के लीव्स लगे होते हैं, गोल्ड की पत्तियां होती हैं, पत्ती स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। उनको जो है कनेक्ट किया जाता है एक मेटल रॉड से, और यहाँ पे मेटल का एक नॉब होता है, कैप, ठीक है। उनको इसके ऊपर जो हम क्या करते हैं, अगर हम ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट करते क्यों है, हमें अगर पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, अनचार्ज है, उसको पता करने के लिए, क्योंकि आपने पता है गोल्ड जो है क्या होता है, बहुत ही नोबल मेटल होता है ये। इसके ऊपर क्योंकि बहुत जल्दी जो है चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में बहुत अच्छा जो है गुड कंडक्टर होता है, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो गोल्ड की लीव्स यानी पतली पतली स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, ताकि पता करने के लिए कि जो है ये चार्ज पार्टिकल्स, ये कोई जो है हमने जो है रब कर रखा है वुलन क्लॉथ से या किसी चीज से, तो वो चीज चार्ज है या नहीं है, ठीक है। और कितना चार्ज है, इंटेंसिटी भी नापने के लिए, चार्ज ज्यादा है कम है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट एक्चुअली होता क्या है, ये जो है विंडो का पेज होता है। अगर आप इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ऐसा डिवाइस जिसमें ग्लास चारों तरफ ग्लास से पैक होती है, वैक्यूम बनाया गया होता है इसमें, ताकि जो बाहर से हवा अंदर ना जा पाए, ठीक है। और एक मेटल रॉड भी होती है, मेटल रॉड के अंदर के ऊपर जो है कैप होता है जिसको मेटल नॉब कहते हैं। इस नॉब पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि टच करा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस नॉब से, तो क्या होगा, ये जो है क्या होगा, ये चार्ज जो है फ्लो होगा और अंदर तक जाएगा। और गोल्ड लीफ, तो जैसे ही जब ये गोल्ड लीव्स के पास पहुंचेगा, ये गोल्ड लीव्स में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जो है क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होंगे, उतना ही ज्यादा जो पत्तियां दूर दूर आएंगी, ठीक है। इतना और चार्ज की इंटेंसिटी कम है उसके ऊपर, तो जो है वो कम जाएगी, कम जाएगी। बस यही आपको जो एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट का जो इलेक्ट्रोस्कोप मॉडल है, उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ये आपको जो है ये बना के चित्र को एक्सप्लेन करने दिया जाता है कि क्या होता है इसमें, कैसे ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। ये जो आपको जो है 2-3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, 1-2 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप जैसा चाहें इसको जो है वीडियो पॉज करके आप जो है इसको बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो है नोट्स में भी इसका जो है चित्र मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, माय नेम अभिषेक मिश्रा, और आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का दूसरा मतलब होता है इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। किस तरह से होता है, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज अगर होते हैं आपस में एक साथ रखे जाते हैं, तो दो चार्ज आपस में कैसे जो है इंटरैक्शन करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम सब लोग को पहले से ही पता है कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये हमें पहले से पता है, ऑलराइट, ये हमें पहले से पता है। सो रिपेल करेगा, लेकिन बात यहाँ पे कूलॉम्स लॉ सवाल पूछता है यहाँ पे कि कितना रिपेल करेगा, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो वो फोर्स कैसे निकलेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ में, कैसे पता करेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। उस चीज के बाद जो है हमें
बारे में बताता है हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ जो हमारा है, तो सबसे पहले बात आती है कूलॉम्स लॉ हमारा ये कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, इसको हम देख के दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज हम किसे कहेंगे? व्हाट इज पॉइंट चार्ज? ये पॉइंट चार्ज होता क्या है? ठीक है, पॉइंट चार्ज देखिए, पॉइंट चार्ज का मतलब ये कि जो है सो छोटे। पॉइंट चार्ज का इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा हो, छोटे होना। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर हमने जैसे कि दो बड़े बड़े मान लीजिए गोले रख दिए फुटबॉल के, और उसको जो है कितनी दूरी पर दिया, खूब ज्यादा दूरी पर दिया, खूब ज्यादा दूरी पर, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर दिया या फिर 50 मीटर दूरी पर दिया, तो वो क्या दूर से क्या लेंगे? पॉइंट जस्ट लेंगे कि नहीं? पॉइंट जस्ट। तो जस्ट लाइक दैट वैसा ही जो है हमारा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज वो भी पॉइंट चार्ज ही कहलाएगा, पॉइंट की तरह कहलाएगा। तो पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज है जो कि जिसको हम कहेंगे वेरी स्मॉल इन with respect to distance। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज या पॉइंट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? पॉइंट बन जाएंगे। जस्ट लाइक दैट कि वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कंपेरिजन में क्या है? बहुत ही छोटे हैं। ये है पॉइंट चार्ज का मतलब। अगला जो हमें समझना है, तो आइए आपको बात करते हैं कूलॉम्स का। ठीक है, तो कूलॉम्स का में अगर हम ये दो चार्ज लेते हैं, ये है प्लस क्यू वन चार्ज, और ये हमारा दूसरा चार्ज प्लस क्यू टू चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज वन नाम लेते हैं इसका, ये चार्ज टू है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है और इनका ये सेंटर है, सेंटर है। तो कूलॉम्स लॉ कहता है, और इनके सेंटर से, इस चार्ज से Q1 चार्ज से Q2 चार्ज के सेंटर तक की दूरी कितनी है? वो R। ठीक है, वो R है। सो हमारा जो है कूलॉम्स लॉ जो है, तो हम इसमें देखेंगे। और ये जो फोर्स, तो कूलॉम्स लॉ जो कहता है कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है इन दोनों बीच में, एक दूसरे रिपेल करेंगे तो रिपल्शन जो होगा वो जो है बिल्कुल उस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द चार्ज, इन दोनों चार्ज के उस सेंटर, लाइन के सेंटर में बिल्कुल जो है वर्क करेगा। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ देयर चार्जेस, इसी के अलावा वर्क करेगा। ये नहीं कि जो है इसको इधर फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा। इसको जो रिपल्शन करेगा, मतलब जो रिपल्शन होगा वो कैसे होगा? बिल्कुल सीधी होगा, ऐसे होगा, यानी कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ही सीधा। इसी लाइन पे जो है, इसी लाइन के सेंटर के लाइन पे ही जो है उनका रिपल्शन होता है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है हमारा कि फोर्स ऑन वन चार्ज वन, फोर्स ऑन चार्ज वन Q1 चार्ज ड्यू टू चार्ज टू, फर्स्ट चार्ज पे दूसरे चार्ज द्वारा लगाया गया, सेकेंड चार्ज द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है F21, वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ F21 की, यानी दूसरे चार्ज पे फर्स्ट चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स के इक्वल होता है, यानी डायरेक्शन अपोजिट होंगे। माइनस चार्ज क्यों लगा यहाँ पे माइनस साइन? क्योंकि डायरेक्शन, ये वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है क्या है?
क्या लगेंगे, क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि जो हमारे फोर्स हम लिख सकते हैं, हमारा जो फोर्स होता है इनके बीच, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा तो किसके इक्वल होगा, F12 के मॉड के यानी मैग्नीट्यूड के और F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसी चीज को जो है ये कूलम्ब को बताता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्स है, यानी Q1 के ऊपर Q2 द्वारा जो चार्ज लगना है और Q2 पर जो Q1 द्वारा जो चार्ज लगना है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा कहता है कूलम्ब्स लॉ, और इसी चीज को हमें जो है वेरीफाई करना है। ठीक, सो कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, जो हमारे सभी जगह पर दिया है, वो ये कहता है कि जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 into Q2। ये कहता है फर्स्ट। ठीक है, इसको वर्ड्स में अभी आप लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट force between 2 point charge, between any 2 point charge is directly proportional to product of their charges। और देखिए चार्ज जितने बड़े बड़े होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, यानी और चार्ज जितने छोटे छोटे होंगे तो हल्के हल्के फोर्स होंगे। जस्ट लाइक दैट, दूसरा जो इसमें कहता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस के इनवर्स होता है। डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, और जैसे जैसे जो डिस्टेंस नजदीक होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपको इसको देख के याद आ रहा होगा ग्रेविटेशन, तो ये भी हम जो है जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे क्या सिमिलरिटी होती है कूलम्ब्स लॉ के और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है इनके बीच में जानेंगे। और जो हमारा जो ये फोर्स F है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने क्या रखा, फ्री स्पेस में रखते हैं तो जो है हमारा जो है आइडियल कंडीशन में जो हमारी K की वैल्यू है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो गया, अगर वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑयल हो गया, जैसे एयर में, नॉर्मल एयर में फ्री स्पेस में तो ऐसे ही होता है, बट अगर मान लीजिए मीडियम हो गया, कोई माइका हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, तो उस मीडियम में जो है इनका जो मीडियम जो होगा वो डिपेंड करेगा उस K के वैल्यू की, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, उस रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है डिसाइड करेगी कि जो है कितना, किस हिसाब से किस मीडियम में कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो ये फोर्स में डिपेंड ऑन मीडियम होता है। ये जनरली ये थर्ड पॉइंट जो है बताया ही जाता है, इसमें एनसीईआरटी में उतना मेंशन नहीं है, बट इतनी मतलब हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कि फोर्स, यानी कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल product of 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and F depends on medium। so इसको, इन सबको हम मिला के लिख सकते हैं, F is equals to K Q1 Q2 upon R square, K Q1 Q2 upon R square, K Q1 Q2 upon R square, जहां पे K is कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा हुआ G होता है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, बट ये K यूनिवर्सल नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डिपेंड करेगा किस पे,
K डिपेंड्स ऑन मीडियम, और जो K होता है, K की जो वैल्यू होती है, मीन्स K जो होता है, K कहाँ से आती है, K की वैल्यू ये होती है इसके बराबर 1/4 पाई इप्साइलन, ठीक है, इप्साइलन। ये इप्साइलन नॉट हो जाएगा कब, इप्साइलन नॉट भी बोलते हैं कई जगह पे, जब फ्री स्पेस की बात होती है। बट अगर हम किसी अदर स्पेस की बात करेंगे, किसी अदर जगह की बात करेंगे, एयर वाटर, जैसे वाटर में, ऑयल में, या फिर जो है ग्लास में, तो वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट ना लिखते, हम क्या लिखेंगे वहां पे सिर्फ एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मतलब होता है, यही जो एप्सिलॉन होता है, ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी शो करता है। तो K क्या होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और K की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये जो K की वैल्यू होती है, जो K की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 9 × 10 के पावर 9, और इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। सो कूलम स्क्वायर को समझ में आया। इसमें बच्चों आपसे जो है कुछ, अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ डिजाइन करना चाहें, इसके बीच में फोर्स और डायरेक्शन के बीच में, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, सो क्या होगा, इस तरह से होगा। इनवर्स लॉ फॉलो करता है आपका F is proportional to 1/r²। जो आपका, यानी कि जैसे जैसे हम जो है डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स घटता जाएगा। अब जैसे जैसे जो है डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे देखिए आपका फोर्स नीचे होता जा रहा है। जैसे जैसे जो है हम लोग डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पे शुरू किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे जैसे सवाल पूछ सकता है कि अगर R को हम डबल कर दें, डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, ठीक है, डिस्टेंस डबल कर दिया है तो फोर्स कितना होगा, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें, यानी कि 1/2 कर दें, 2r कर दें, ठीक है। डिस्टेंस इसके बीच का अगर हम 2r कर दें तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या होगा, F क्या हो जाएगा आपका, डबल कर दें, F आपका 1/4r², यानी कि 1/4 घट जाएगा, यानी 4 टाइम्स जो है आपका फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/4 टाइम्स अगर कर दिया जाए, मतलब इस डिस्टेंस को अगर जो है हम क्या करें, 1/4 टाइम्स, डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो फोर्स जो है क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कुछ इस तरह से जो हमारा डेफिनेशन बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार जो है हमारे कोर्स में एनसीईआरटी के पूछ लेता है आपसे बोर्ड में कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी बताइए, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ कैसा होता है। तो अगर हमको बताना है तो फिर से हम जो है एक पॉइंट चार्ज लो ले लेते हैं। ये आपका हमारा पॉइंट है +Q1,
और हमारा जो है दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस Q2 और ये दोनों जो है सेंटर के से बीच की दूरी जो है R, ठीक है, ये दूरी है आपका R और ये इधर रिपल कर रहा है, इसको इस फोर्स से इधर रिपल करेगा, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये इसको इस जो है चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज को सेकंड चार्ज जो है किधर रिपल करेगा, इस तरफ से इधर, और ये इसको रिपल करेगा इस तरफ से इधर। यानी कि हम जब आपको पता है हमें जो है, तो हमें पता है F बराबर क्या होता है, K Q1, सॉरी सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट चार्ज का वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको कहेंगे सर कि तो अभी वेक्टर फॉर्म नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस दिशा को, तो हमको जो है कहीं दिशा डायरेक्शन अगर पता करनी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें पता करनी है कि कितनी सेपरेशन है इनकी, तो अगर 1 से 2 का अगर जो हमें डायरेक्शन पता करना है कि फोर्स 1 द्वारा 2 पे जो फोर्स लगाया गया उसकी डायरेक्शन किधर है, तो उसको हम क्या कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि पहली पोजीशन क्या है हमारा, ये है आपका R1 पोजीशन, ये है आपका R2 पोजीशन, तो आपका ये बन जाएगा R2 माइनस R1 इधर डायरेक्शन में। अगर आपको जो है 1 पे 2 द्वारा किसका द्वारा जो फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसको पता करने के लिए हम करेंगे R1 माइनस R2, यानी इसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन की इसका डायरेक्शन किधर है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2, तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे ये जो R है इसके लिए हम पुट करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, R स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे। तो हमें जो है क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन डालना है। तो अगर हमको जो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन पता करना है, ये देखो इधर ही लग रहा है इसी दिशा में, ये लग रहा है इसी दिशा में, तो ये R1 माइनस R2 का कैप हो जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो जो भी यानी किसी भी फोर्स का या किसी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने का जो तरीका होता है, डायरेक्शन कौन दिखाता है, जिसका यूनिट वेक्टर दिखाता है। सो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है दोस्तों, A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। ये हम पढ़ चुके क्लास 11 में कि ऐसे जो है वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ये पता है R1 माइनस R2 ये बराबर है मॉड ऑफ R के, ठीक है, मॉड ऑफ R के। कई जगह पे इसको जो है हम R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R12 भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन इसको जो हमें लगता है, मुझे लगता है कि वैलिड नहीं है, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है दोनों तरफ से जो है सेम होता है, ठीक है, इसे दिखाने की हमें जरूरत ऐसे मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि फाइनल में मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करते हैं। सो इसी वजह से दोस्तों आते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारा ये, और यहाँ पे हम इसको भी मॉडुलस फॉर्म में ले लेते हैं। F12 फोर्स ऑन 12 का जो वेक्टर फॉर्म होगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 का कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको हम और कैसे ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, F12
दोस्तों हो जाएगा आपको के Q1, इनका भी मॉडल लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन, आपको पता है कि R1 R2 का ये हो जाएगा R, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे R वेयर पे, ये हो जाएगा कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम जो है ये यूनिट वेक्टर में इसको वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे, जब हम और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे क्या हो जाएगा, के बराबर Q1 अपॉन Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू हमारा जो है ये आपका R1 माइनस R2 क्या है, ये R है, ये बन जाएगा आपका R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 का क्या, ठीक है, R1 माइनस R2 का ये क्या है, तो हमारा जो है ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F12 बराबर के, जिस तरह से Q1 मॉडुलस ऑफ Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R मॉडुलस ऑफ R, जैसा हमने लिखा है। और यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ, तो कुछ इस तरह से भी हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म किसका हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन वेक्टर, मतलब फोर्स वेक्टर फॉर्म हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 F12 का। इस तरह से आप चाहे तो F21 का लिखना चाहें तो लिख सकेंगे, बस आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, के Q1 मॉडुलस ऑफ के Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ के Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R, और इसको हम और भी जैसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू 1 का, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, तो फाइनली जो है हम जो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसकी निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसकी जो है निकालने वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। बस मॉडिफिकेशन आप जो है कर सकते हैं डायरेक्शन का, ठीक। हाँ तो दोस्तों मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था कि कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं जिनको जो है हमें वेरीफाई करना होता है। जैसे कि कई जगहों पे बुक्स में, कई आपके बुक्स में एनसीईआरटी में भी ये सब में, जैसे कि अगर R12 लिखते हैं तो इसको लोग जो है R1 माइनस R2 कहते हैं, इसको R12 लिख दिया है और उसको जो यहाँ पे पुट कर दिया है इस जगह पे, यहाँ पे R लिखा है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप अगर R2 माइनस R1 करते हैं तो वहां पे क्या लिख दिया है, R21 लिख दिया है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप जो है क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है दोनों डायरेक्शन में जाए तो सेम ही होती है, मैग्नीट्यूड दोनों
सेम होती है। तो इसका जो है हमें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब क्वेश्चन लगाएंगे तो। और जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे इसका कूलम्ब्स लॉ का, तो हम जो है हमेशा जो है जो एक एक्चुअल फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का वही उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पे मेंशन करता है डायरेक्शन बताने के लिए तो जो है हम, और डायरेक्शन कब बताएंगे, जब हम पूछेगा कि जो है डायरेक्शन क्या है, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज वाला लगाए गए फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो स्पेसिफिक कंडीशन में हम ये जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मीन्स क्या क्या जो है सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं हमारे कूलम्ब्स लॉ का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। राइट। सो हमारा जो आपने काफी कुछ सिमिलैरिटी ऐसे फॉर्मूला ड्राइव करते ही देख लिया था, बट जो है कुछ हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जो कि जो है कुछ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में और जो है हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तो उसको देखते हैं। तो जो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है और हमारा जो फोर्स ऑफ, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। F इज इनवर्स इक्वल टू 1/r², इसमें भी होता है और उसमें भी होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये दोनों एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, जैसे कि जो दोनों चार्जेस हैं वो सेंटर से जुड़ी हुई लाइन के अलोंग में जो है अपना फोर्स का प्रभाव देते हैं। जस्ट लाइक दैट ग्रेविटेशन में भी जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या एक सन से दूसरे प्लैनेट के बीच का जो ग्रेविटी जो एक्ट करती है या किसी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो लाइन जॉइनिंग सेंटर उसमें भी होती है। डिफरेंसेस क्या है, तो ये दो जो है क्या है मेन डिफरेंस है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। आपने जो है के की वैल्यू सही आप पता अंदाजा लगा लिए, के की वैल्यू होती है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है। जबकि जो है वो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो जी की वैल्यू 6.67 न्यूटन पर 11 होती है। सो काफी अंतर है, वो 6 में है वो 9 में है, तो काफी जो है अंतर होता है, जिसकी वजह से जो है लेकिन लिमिटेशन ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये जो है सिर्फ पॉइंट चार्ज वाले यानी बहुत कम दूरी पे ये वर्क करता है। ठीक है। बट ये ग्रेविटेशन फोर्स बड़े बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट और बहुत दूर दूर तक वर्क करता है। ठीक है। तो डिफरेंसेस इसमें और देखा जाए तो डिफरेंसेस में क्या है कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो रिपल्सिव के साथ साथ अट्रैक्टिव होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया तो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। तो ये रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, दोनों होता है। जबकि जो है आपका ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता है। ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये किसी भी मीडियम में वर्क करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, परंतु हमारा जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, यानी ये ऑयल में कुछ और, वाटर में कुछ और, एयर में कुछ और फ्री स्पेस में कुछ और। ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा जो है ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में जो डिस्कशन था आज का टॉपिक ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में, और इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।